चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमने सबसे पहले देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मोशन को, किसी गिवन कंडीशन को, किसी गिवन इन्फॉर्मेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि इससे अगर कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो वो किस तरह का आता है। हाँ, न्यूमेरिकल को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो कल मैंने क्या आपको बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में, कि हम कह रहे थे कि मोशन को, जो भी मोशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उस डेटा को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का सीख रहे थे कैसे करते हैं। तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, हम लाइन ग्राफ्स यूज़ करते हैं। हमको यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल मिला जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस वर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका जो स्लोप होता है वो स्पीड होता है। हाँ, वो स्लोप हमने कैसे निकाला था कि कोई से भी 2 पॉइंट लेकर के उन 2 पॉइंट्स के बीच का हमको पता करना है कि इस स्लोप का कैलकुलेशन क्या है। तो हम इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, एक को पैरेलल टू वाई एक्सेस, एक को पैरेलल टू एक्स एक्सेस, जहाँ पर वो दोनों परपेंडिकुलर्स आपस में मीट करते हैं, वहाँ पर एक पॉइंट हमको मिलता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन गया है, इस पर जो हमें एक परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है वो बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और इसका जो बेस है ट्रायंगल का वो टाइम टेकन है। हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन मोशन होता है, ये बात हमको पता ही है। तो इस ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो इस स्लोप के बराबर हम कहते हैं कि ये इसकी स्पीड बताता है। तो स्लोप ऑफ द कर्व, जिसको हम कर्व बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन ड्रॉन बाय अस ऑन द ग्राफ इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द स्पीड। हमने एक और एग्जांपल लिया कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का तो मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन अगर ये पैरेलल टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये अगर कर्व जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या टाइम एक्सिस है, तो इसका मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि मोशन हो ही नहीं रहा, यानी ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यहाँ पे स्लोप 0 है और स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर स्लोप 0 है तो स्पीड भी 0 होगी। ये बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। हमने 3 पॉइंट्स यहाँ से जो सीखे हमने लिख लिए कि इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड कांस्टेंट होती है। जहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है हमको डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होती है, यानी कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती। दूसरी चीज़, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। और तीसरा, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड। ठीक है, और तो कोई ख़ास बात नहीं है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब हम एक बार चलते हैं अपनी एनसीईआरटी में। आपकी बुक में आपने ज़रूर देखा होगा आपके घर पे कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या लिखा हुआ है। दिस इज़ हाउ वी शो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं इस ग्राफ को एक बार ले चलता हूँ अपनी शीट पर, हम इसको यूज़ करेंगे इस कंसेप्ट को फर्दर समझने में, क्योंकि हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि आपको ये बताएं कि जो कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया जा रहा है उससे रिलेटेड आपके स्कूल के पेपर्स में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाऊंगा इसका, इन सबको उधर भेज दो। ये हमारा ग्राफ आ गया, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको देखो थोड़ा सा। हाँ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें डिस्टेंस किलोमीटर है, टाइम मिनट्स में है ना। कोई बात नहीं, अपने को जैसा भी यूनिट है अपन एज इट इज़ ले लेंगे। हमें तो एक सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो यहाँ देखो आप, ये क्या बता रहा है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट चला होगा
वो कैसे चला कि 20 मिनट्स में इतना डिस्टेंस उसने 10 to 20 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। फिर उसके बाद 40 मिनट्स के बाद में अगर हम उसकी पोजीशन देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स आती है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसी एक बंदे का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मैं इसमें एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ। मैंने एक दूसरी लाइन बना देनी है यहाँ पे। देखो, जैसे कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और वहीं तक लेके जाता हूँ जहाँ तक ये गया है। चलो इसको इससे बनाते हैं, एक सीधी लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है। इसका कलर बदल दें क्या? कलर बदल देते हैं इसका, ये रेड बना लेते हैं ना, तो अपने को ये ठीक से दिखती रहेगी। तो अब देखो आप कि यहाँ हो क्या रहा है। इसमें भी कुछ चीज़ें लिख देते हैं हम एक बंदे की जर्नी यहाँ पे दिख रही है, जिसमें हमें दिख रहा है कि वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद वो चलते 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 धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। उसका डेस्टिनेशन 60 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन है। 60 किलोमीटर नहीं, 40 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन है। दिस इज़ द डेस्टिनेशन। मतलब कहाँ तक पहुँचा? वो 40 किलोमीटर तक पहुँचा और यहाँ तक पहुँचने में उसको 60 मिनट यानी 1 घंटा लगा। हम कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो 40/1 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज़ 1 आवर। तो हम कहते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से वो चला। अब इसके आगे हम यहाँ पर मे बी 80 लिख देते हैं अपनी कन्वीनियंस से कि ये 80 मिनट्स लग गए उसको और चला वो उतना ही है। हम देखें कि इन दोनों की जर्नी को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। हाँ, कि ये बंदा जो है ये यहाँ से शुरू ना होकर के यहाँ से शुरू हुआ, जो कि ऑलरेडी 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन था। मतलब समझो इस बात का, जब जर्नी शुरू हुई इसकी तब ये था पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे, जबकि ये था 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। वो 10 किलोमीटर आगे पहले से ही था, वहाँ से उसने चलना शुरू किया और उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में पहुँचा। वो भी उसने भी इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, 40 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया और उसको 80 मिनट्स लग गए वहाँ तक पहुँचने में। इसका मतलब वो स्लो चला इसके कंपैरिजन में। स्लो चला कि नहीं चला, धीरे चला कि नहीं चला, ये बात हमको ग्राफ से पता चल रही है क्या? हम कंपेयर कर लेते हैं। पहले वाले की स्पीड क्या दिख रही है हमको पहले वाले की स्पीड दिख रही है 40 किलोमीटर इन 60 मिनट्स और 60 मिनट इक्वल टू कितने आवर? 1 आवर। तो हमने कहा कि स्पीड इसकी, इनके नाम लिख देते हैं हम, इसका नाम A लिख देते हैं और इसका B लिख देते हैं। तो A की एवरेज स्पीड जो है V एवरेज वुड बी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 40 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन 1 आवर। इस तरह से आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाला जो है उसने टोटल डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, लेकिन टोटल टाइम टेकन जो है वो कितना हो गया? आवर में। तो हम कहते हैं कि भाई एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट बनाता है 1 आवर। तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा? 1 मिनट क्या बनाएगा? 1 मिनट वुड बी इक्वल टू 1/60 आवर्स। तो 80 मिनट में कितने आवर्स होंगे? 80 मिनट में होंगे 1/60 इंटू 80 आवर्स, मतलब 4/3। 4/3 आवर। 4/3 को अगर आप सिंपल करोगे तो ये 1/60
1.33 आवर आएगा। एक आवर से थोड़ा ज़्यादा टाइम उसको लगा। हम 4/3 ले लें या 1.33 ले लें, कैलकुलेशन पर्पज से एक ही है। तो बी की एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी? बी की एवरेज स्पीड वुड बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन 4/3 आवर, दैट इज 10 into 3 30 किलोमीटर पर आवर। ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। बी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसा हमने कैलकुलेशन करके निकाला। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 80 मिनट। और ये कैलकुलेशन हमने करी तो इसका कैलकुलेशन हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो कौन फास्ट चल रहा है? हमारी कैलकुलेशन बता रही है कि ए फास्ट चल रहा है। कम समय, जो फास्ट चलेगा वो कम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो धीरे चलेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सबको समझ में आती है। जो धीरे चल रहा है वो ज़्यादा टाइम लेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, जो तेज़ चल रहा है वो कम टाइम में पहुंच जाएगा। तो ए तेज़ चल रहा है या ए की स्पीड ज़्यादा है। हमने कहा कि जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है कि स्पीड क्या होगी। तो स्लोप किसका ज़्यादा है? यहाँ पे ए का स्लोप ये है और बी का स्लोप ये है। अब यहाँ पर समझो कि इन दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। हाँ, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। हम यहाँ पे 10, 20, 40, 60, 80 के बजाय कुछ और लिख देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 10 बजे, 10 AM। दोनों ने 10 बजे चलना शुरू किया। 10:20, 10:40, 10:60 और 11 बज जाएंगे 60 के। 10:60 को हम 11 बजे बोलते हैं एक्चुअली। हाँ, और उसके 20 मिनट आगे हम इसको बोलते हैं 11:20। हाँ, 10:60 थोड़ी बोलते हैं, 11 बोलते हैं। तो फिर 11 के बाद 20, 11:20 ये टाइम चल रहा है। तो एट व्हाट टाइम, अब हम देखो दोनों साथ साथ चले और सिचुएशन देखो कि हमारा ग्राफ हमको क्या बता रहा है। ग्राफ देखना सीखो, ग्राफ को यूज़ कैसे करते हैं, उससे क्या हेल्प लेते हैं हम, उसको देखो ध्यान से। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारा ग्राफ कह रहा है कि ये जो यार हमारा ग्राफ क्या बोल रहा है कि ये जो ए है, हाँ, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से यहाँ से चलना शुरू किया और जो बी है उसने ऐसी जगह से चलना शुरू किया जो 10 किलोमीटर आगे थी। 10 किलोमीटर आगे था, फिर भी उसको वो धीरे चला इसलिए उसके बाद में पहुंचा। इसका मतलब एक बंदा यहाँ खड़ा है, दूसरा यहाँ खड़ा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये तेज़ चल रहा है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू हुआ वो तेज़ चल रहा है, जो पीछे से शुरू हुआ वो तेज़ चल रहा है, जो आगे चल रहा है उसकी स्पीड कम है। 10 किलोमीटर पर आवर का गैप है दोनों की स्पीड्स में। तो कौन से पॉइंट पर कहाँ जा कर के वो इसको ओवरटेक कर लेगा? हाँ, कहाँ पर इसको कैचअप कर लेगा, कैच कर लेगा, जहाँ पे वो जगह हमें यहाँ दिख रही है। हाँ, हमारा ग्राफ दिखा रहा है हमको ये जगह। हाँ, इस पॉइंट पर हमें दिख रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 28 या 27 किलोमीटर पॉइंट पर ये इसके बराबर आ जाएगा और उसके बाद ये आगे निकल जाएगा और फिर ये 40 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाएगा। जिस समय ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, यानी 1 घंटे के बाद जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, उस समय ए का क्या पोजीशन है, ए कहाँ पे होगा, ये भी हम इस ग्राफ से देख सकते हैं। हाँ, ये लगभग 35 किलोमीटर ही पहुंचा होगा, अभी भी डेस्टिनेशन से 5 किलोमीटर दूर है। जब ए डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, 40 किलोमीटर पहुंच गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उस समय ये 10 किलोमीटर आगे से शुरू होने के बावजूद ये यहीं पे पहुंचा।
तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों की जर्नी कंपेयर करो। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, समझो यहाँ पे दो कार्स हैं, तो दो कार्स की जर्नी कंपेयर करो एज शोन इन द ग्राफ। हाँ, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे कि फ्रॉम व्हाट पॉइंट दे स्टार्टेड, तो हम बोलेंगे कि ये स्टार्ट हुआ पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, यानी ज़ीरो से। वो स्टार्ट हुआ 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना। बी का पॉइंट ऑफ ओरिजिन बेसिकली 10 किलोमीटर मार्क था, यानी कि वो 10 किलोमीटर पहले से ही आगे था। दोनों डेस्टिनेशन पर किस समय पहुँचे, तो हमने इसका टाइम बता दिया। ये तो 11 बजे पहुँचा, ये तो 11 AM पहुँचा, जबकि वो 11:20, दोनों के बीच में 20 मिनट का गैप रहा। वो ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द गैप बिटवीन द टाइमिंग्स ऑफ रीचिंग बोथ द कार्स टू द डेस्टिनेशन। एट व्हाट टाइम कार ए हैज़ ओवरटेकन कार बी। दोनों एक साथ चालू हुए थे 10 बजे, लेकिन किस समय पर, यहाँ से नीचे आओ। हाँ, तो ये वाला जो टाइम होगा ये 10:40 होगा। एट 10:40 AM कार ए विल ओवरटेक और विल कैच अप विथ कार बी। आफ्टर दैट इट विल ओवरटेक एंड ये 11 बजे पहुंचेगा, वो 11:20 पे पहुंचेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या बता रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको अगर डिस्टेंस और टाइम का डेटा दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उसके हिसाब से हमें ये बताता है कि कोई जर्नी किस तरह से होती है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये ध्यान रखें कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, हाँ, स्लोप कांस्टेंट है, स्पीड स्लोप है इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, है ना। तो ये बात हमको समझनी है इस जगह पे, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने ये देख लिया कि ये कैसे काम करते हैं। अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखना है तो ये इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार इज शोन इन फिगर 8.4। नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वो तो स्ट्रेट था, ये थोड़ा सा कर्व्ड है। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ shows non-linear variation of the distance traveled by the car with time. Thus, the graph shown in the figure 8.4 represents motion with non-uniform speed. Motion with non-uniform speed ये है। अब मैं आपको एक चीज़, यहाँ तक तो हमने जो बात करी है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की है। अब हम इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे क्या बात करेंगे? इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्राफ की, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो, जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमको और भी कई सारी इंफॉर्मेशन देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने देखा कि हम स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको स्पीड बताता है। हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की एक ही ग्राफ पे लिख करके कंपैरिजन कर सकते हैं। उनकी स्पीड्स की कंपैरिजन हो जाएगी, टाइम की कंपैरिजन हो जाएगी और डिस्टेंस ट्रैवल्ड की कंपैरिजन हो जाएगी। अब जो बात हम कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर वेलोसिटी होती है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होती है इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, और एक्स एक्सिस पे ऑब्वियसली टाइम होता है। दैट शुड बी रिटन डाउन इन सेकेंड। सेकेंड के अलावा मिनट या आर कुछ भी दिया हुआ हो, जैसा कि हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता है, वैसा होता है। तो अगर यहाँ पे भी हमें एक डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, एक टेबल बना लेते हैं अपन कि स्पीड या वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड, वैसे ही ले लेते हैं, टाइम इंटरवल छोटा ले लेते हैं, टाइम इन सेकेंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, हम 5 सेकेंड तक हर सेकेंड वो किस स्पीड से चल रहा है उसके बारे में देखेंगे।
तो हम देखते हैं कि 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 के बाद में 6 मीटर पर सेकंड हो गई, और 4 सेकंड के बाद में 8 मीटर पर सेकंड हो गई, 5 सेकंड के बाद में 10 मीटर पर सेकंड हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हैं क्या इसको? हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड लगातार बढ़ रही है। हाँ, कैसे बढ़ रही है? देखो, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था 0, तब ये भी 0 होगा वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वेलोसिटी 0 ही होगी। हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टॉप, एट रेस्ट, स्टेशनरी, at that particular point of time the object's distance traveled would be 0। अगर डिस्टेंस ही 0 है तो फिर तो मोशन से जुड़ी हुई हर चीज़ 0 होगी, टाइम को छोड़ करके, है ना। टाइम को आप रोक नहीं सकते, टाइम कैन नॉट बी 0। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब टाइम 0 एक ये फिनोमेना है कि जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू ही नहीं किया, उस समय हमारी सिचुएशन के हिसाब से टाइम 0 है, और वहाँ से हम शुरू हुए तो 1 सेकेंड, पहला सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे वो 0 से बढ़ के 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। अगले 1 सेकेंड में फिर कितना इंक्रीमेंट हुआ? 4 - 2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में 3 - 2 यानी 1 सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में स्पीड कितनी बढ़ी या वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 6 - 4 दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। उसके अगले 1 सेकेंड में भी ऐसा ही हुआ, 6 to 8 यानी 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हुआ। ऐसे ही 4 to 5 1 सेकेंड में, 8 to 10 2 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हुआ। हाँ, इतनी बढ़ी। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि मैंने क्या बोला था। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड। एक ही बात है, दोनों बातें एक ही बात है। ये कल सीखा था। और 2 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ? 2 मीटर अपॉन सेकेंड, या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। आप थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस व्हीकल या वट एवर दिस वॉज, दिस ऑब्जेक्ट, अगर आप देखें 5 सेकेंड के लिए, तो आपको एट एवरी पॉइंट यू विल फाइंड the acceleration is constant और acceleration is uniform, that is 2 मीटर पर सेकेंड। आप इस इंटायर जर्नी के बारे में बात कर सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था और 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ऐसा न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि व्हाट इज गिवन? इनिशियल वेलोसिटी u is 0, final velocity is 10 meter per second and time taken is 5 seconds. So what would be acceleration? Acceleration would be v minus u upon t. हाँ, v कितना? 10 meter per second. 10 minus 0 upon 5, that is 10 upon 5, that is 2 meter per second square. एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बिकॉज ऑफ दिस डिनोमिनेटर में 2 सेकेंड होते हैं, सेकेंड इंटू सेकेंड इज सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हाउ विल यू शो दिस इनटू दिस ग्राफ?
हम कहते हैं कि बिल्कुल इजी है। ये जो वेलोसिटी के में जो वैल्यूज़ हैं उसको हम y एक्सिस पे 2, 4, 6, 8, 10 लिख देते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, क्या निकला मतलब इस बात का कि 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड्स में कवर हो रहे हैं। हाँ, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जो है वो 5 सेकेंड में अचीव हो जा रही है और लगातार स्पीड बढ़ रही है। जब स्पीड लगातार बढ़ती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा, जैसे अगर इसी बात का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं तो थोड़ा ऐसा बनता। हम देखेंगे अभी बना के कैसा बनता है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा कि 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसे 4 में 8, 5 में 10। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नहीं है। नेवर गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है विद अ कांस्टेंट रेट, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट रेट का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड लगातार बढ़ती है, मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ती है विद अ कांस्टेंट रेट। रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। हाँ, तो वो रेट कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन है तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग दीज 5 सेकेंड्स द वेलोसिटी इंक्रीजेज विद अ कांस्टेंट रेट, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इस किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको एक बराबर वैल्यू आएगी। किसकी? एक्सेलरेशन की, क्योंकि स्लोप हर जगह एक जैसा है। करके देख लेते हैं। हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पॉइंट, हाँ, ये, और 4 सेकेंड को ये। हाँ, इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो। अब यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाला पैरेलल टू y एक्सिस, A से आपने दूसरा परपेंडिकुलर डाला पैरेलल टू x एक्सिस। दोनों ने एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे यहाँ काटा। तो एट दिस पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट का नाम हमने C रख दिया। तो जो BC है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम U बोलें और इसको हम V बोलें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। BC is V minus U. BC represents the change in velocity. AC represents, अगर इस टाइम को हम T2 बोलें और इस टाइम को हम T1 बोलें तो T1 is 2 सेकेंड एंड दिस इज 4 सेकेंड। तो AC is T2 minus T1। हाँ, अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी BC अपॉन AC वुड बी इक्वल टू
BC upon AC would be equal to the acceleration, that is change in velocity upon change in time t2 minus t1। तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 माइनस 4, ये 8 है v, 8 मीटर पर सेकेंड है, u है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 8 माइनस 4 वुड बी इक्वल टू 4, और t2 माइनस t1 4 माइनस 2, दैट वुड बी इक्वल टू 2। तो व्हाट इज 4 बाई 2? 4 बाई 2 इज 2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप। हाँ, व्हाट इज दैट? एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। अगर ये बात आप बोलते हो तो ये इस तरह से भी लिखी जा सकती है एक दूसरी सिचुएशन में, जब एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने बनाया मीटर पर सेकंड, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने देखा कि जो स्लोप है वो ऐसा दिखता है, मतलब जो वेलोसिटी वाला कर्व है, हम इन लाइंस को कर्व बोलते हैं बेसिकली, वो ज़रूरी नहीं कर्व्ड हो, लेकिन इस लाइन को हम कर्व बोलते हैं। ये लाइन ग्राफ है और लाइन ग्राफ में कर्व भी होते हैं ना, तो हम कर्व ही बोलते हैं जनरली, लाइंस को भी हम कर्व बोलते हैं। खैर ये तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द टाइम वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन, वेलोसिटी नेवर चेंज्ड, ना तो स्पीड बढ़ी ना तो कम हुई, उतनी की उतनी रही। समझो कि ये 4 मीटर पर सेकेंड है, तो थ्रू आउट यहाँ आप 1 सेकेंड के बाद देखें, 2 सेकेंड के बाद देखें, 3 सेकेंड के, 4, 5, कभी भी देखें, ये पूरे टाइम आपको एट एनी पॉइंट इट इज़ ऑलवेज 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा हुआ था तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है। ध्यान से देखो, इस बात का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, और लगातार 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी भी नहीं स्पीड और कम भी नहीं हुई। हाँ, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब था? जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी स्पीड इज कांस्टेंट। और हमने कल पढ़ा था कि स्पीड कब कांस्टेंट होती है? हाँ, स्पीड कब कांस्टेंट होती है? हाँ, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन यानी स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट, कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? हाँ, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये वाला ग्राफ भी यूनिफॉर्म मोशन ही होना चाहिए। बिल्कुल, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ, अगर ऐसा ग्राफ वेलोसिटी टाइम का दिखता है तो उसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होता है, यानी डिस्टेंस लगातार कांस्टेंट रेट से बढ़ती जा रही है। हाँ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऐसा, डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऐसा।
कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। और इसको रटो मत, इसको समझो कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी जो स्पीड है वो बढ़ नहीं रही है, कम भी नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही हो। ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिखे। व्हाट डज दैट मीन? वीडियो पॉज करो और 1 मिनट सोच के बताओ व्हाट डज दैट मीन। इस ग्राफ में समझो ये आपका 8 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो बढ़ता ही है, टाइम कभी कम नहीं होता। टाइम के साथ हम क्या देख रहे हैं? द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज डिक्लाइनिंग। हाँ, यानी स्पीड कम हो रही है और कम होते होते 0 हो गई। 0 मीटर पर सेकेंड एट दिस पॉइंट which was 8 meter per second at this time, and a straight line means this is a constant or uniform rate of change in velocity, but the change in velocity is negative this time, तो हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यानी the velocity is decreasing with a constant rate that can again be calculated like this। हाँ, उसको भी हम 2 पॉइंट, कोई से भी 2 पॉइंट के बीच में ऐसे परपेंडिकुलर डाल के, यूं और यूं परपेंडिकुलर डाल के कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे v माइनस यू आ जाता है, यहाँ पे t2 माइनस t1 आ जाता है। हाँ, this divided by this would be this। ये स्लोप जो है ये एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यू इसकी नेगेटिव में आएगी। v माइनस यू में अगर v छोटा है, u बड़ा है, तो फिर वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात समझो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है वो क्या है कि मैं लिख दे रहा हूँ, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ये बात हमारे काम आएगी सबसे ज़्यादा। क्या? एरिया अंडर द कर्व ऑफ velocity time graph is always equal to s। what is s? s किसको बोलते हैं हम? s हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मतलब कि अगर ये एक ऐसा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिला है तो आपको 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये कैलकुलेट करना है। तो आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लो। एरिया अंडर द कर्व ये है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया आपको इन दोनों पॉइंट्स दिस एंड दिस, ए और बी पॉइंट्स के बीच में, यानी 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बताता है। हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम करके देख लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? एरिया अंडर द कर्व
किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या फॉर्मूला से निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, बेस इज हाफ इंटू बेस इज 4 माइनस 2 दैट इज 2, हाइट इज 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो हाफ इंटू 2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 4 मीटर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना चला वो? 4 मीटर चला। अब आप बोलोगे कि हम कैसे मान लें इस बात को? तो आप अपना फॉर्मूला यूज़ कर लो। क्या? 4 और 8 के बीच में जो 4 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड के बीच में हम ये देख रहे हैं कि कितना स्पीड बढ़ा है, टोटल स्पीड कितनी बढ़ गई है, v माइनस यू कितना है। हाँ, तो v माइनस यू तो है, v माइनस यू हमको यहाँ पे गिवन है, दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 दैट इज 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ, आप बोलोगे ये फॉर्मूला कहाँ से उठा लाए आप? हमें तो बताया ही नहीं। आपको कल बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से लेके आए हैं, यानी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अभी हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एरिया अंडर द कर्व निकाला है वो फ्रॉम द फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू डालो, इनिशियल वेलोसिटी 4 इंटू टाइम कितना है 2 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टाइम लगा 2 का स्क्वायर। अभी क्या हुआ कि ये बात हमको ध्यान रखनी है कि आपका जो वो है एक्सेलरेशन, हाँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही था ना। यस, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। देखो ये है ना, 8 माइनस 4 अपन 4/2। तो ये एक्सेलरेशन हमारा इस तरह से निकल गया था। इस एक्सेलरेशन को हम किस तरह से दिखा रहे हैं? यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी वॉज, यहाँ पे हमने देखा कि वो इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये 4 मीटर पर सेकेंड, वो हमने यहाँ पे लिखा है। फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, तो v माइनस यू का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे होता है। खैर हमने वैल्यूज़ डाल दी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिया ही नहीं है। एक्सेलरेशन है 2 और वो 2 सेकेंड 2 स्क्वायर, तो वो कहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 8 प्लस 4 12 मीटर। अब हम कह रहे हैं कि जी ये 12 मीटर जो है ये कैसे आया? यहाँ तो हमारा वैल्यू केवल हमने जब कैलकुलेट किया था तो ये वैल्यू तो केवल 4 मीटर ही आया था। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी। क्या छोड़ दिया? कि इस कर्व के नीचे का एरिया, उसमें ये भी तो आता है। तो अगर हम केवल इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो कर्व के नीचे का पूरा एरिया नहीं आ पाएगा। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, तो अब ये एरिया भी निकालो और उसको इस 4 मीटर में ऐड कर दो। यहाँ पे 4 मीटर वैल्यू आया, इसका एरिया कितना होगा? ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये साइड मल्टीप्लाइड बाय ये साइड। ये साइड 4 माइनस 2 यानी 2 है, ये साइड 4 माइनस 0 मतलब 4 है। तो 4 इंटू 2 8 होता है ना। 8 में 4 ऐड करोगे
तो क्या निकलेगा 12 मीटर। फॉर्मूला से आंसर कितना आया है 12 मीटर। अब आप बोल रहे हो कि ये तो जादू हो गया कि हमारा फॉर्मूला जो आंसर दे रहा है हमारा ग्राफ भी वही आंसर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इस ग्राफ से ही डिराइव की गई है। इस ग्राफ का मतलब वो है जो हमने अभी अभी निकाला था। तो कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरह से होते हैं इस तरह के, और ये इस बात का यूज़ करके, इस आइडिया का यूज़ करके कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने जो देखा, आज जो सीखा है उस चीज़ को नोट डाउन कर लें रिगार्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। दूसरी बात ये कि उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। स्लोप ऑफ velocity time graph is acceleration. और very important, the most important thing is area under the curve. Area under the curve of velocity time graph is always equal to displacement. अब मैं यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, आप मुझे सॉल्व करके भेजोगे। ये एक सिचुएशन है जिसमें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड लिखा हुआ है। यहाँ पे स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड लिखी हुई है। आपने कैलकुलेट करना है कि 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में, बिटवीन 2 सेकेंड और एंड 5 सेकेंड, 2 और 5 सेकेंड के बीच में आपको कैलकुलेट करना है कि इस वाले ग्राफ में क्या डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया अंडर द कर्व से। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है, आपको इस ग्राफ की हेल्प से, ये 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज 2 एंड दिस इज 5। अब आप एरिया अंडर द कर्व से इसको सॉल्व करो। कल की क्लास इसी पॉइंट से शुरू करेंगे और फिर आगे चलेंगे। थैंक यू।